तो चलो आज पुनः केमिस्ट्री ही पढ़ेंगे। और केमिस्ट्री का कौन सा चैप्टर है? केमिस्ट्री का पहला चैप्टर। और पहला चैप्टर में क्या है? केमिस्ट्री का पहला चैप्टर में क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। और उन्हें हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यही ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछेगा कि रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, लिखा हुआ है ना। कोई परिभाषा इसका बोल सकता है? कोई ऐसा विद्यार्थी है कि इसका परिभाषा बोल सकते हैं? रासायनिक अभिक्रिया, खड़े हो जाओ नेहा कुमारी। चलो, रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया यानी कि जब कोई पदार्थ अकेले ही या जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से मिलकर एक भिन्न वाले गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण होता है, एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। अगर किताबी परिभाषा से जाएंगे तो किताबी में लिखा हुआ है कि जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके एक या एक से अधिक गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है। उसके बाद हम परिवर्तन दो देखें ना। पहला परिवर्तन भौतिक परिवर्तन, दूसरा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन। अच्छा, भौतिक परिवर्तन क्या होता है? तो वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ का गुण और रंग रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वो अपना गुण को, वो अपना रंग रूप को, उसके रंग रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। जैसे अगर एक सेब लेंगे और सेब का सलाद बनाएंगे तो क्या वो सेब बदल जाएगा? नहीं। सलाद जैसे ही बनाए क्या वो बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। उसमें कोई चेंजेस नहीं आया, कोई बदलाव नहीं हुआ, इसलिए वो क्या है? भौतिक परिवर्तन। ठीक। और रासायनिक परिवर्तन होता है कि वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ का रंग रूप बदल जाते हैं, वो खो देते हैं। यानी कि अभी है दूसरा पदार्थ, अगर जब उसको बदलेंगे या कुछ, मान के चलो कि एक पेपर है, जैसे ये पेपर है, अभी ये पेपर है, ये कागज है ना, ये कागज अभी उजला है। ठीक। अभी ये उजला है, अगर इसको हम फाड़ दें तो क्या हो गया? भौतिक परिवर्तन कि रासायनिक परिवर्तन? ये अभी भौतिक ही परिवर्तन है, क्योंकि ये अपना रंग रूप को चेंज किया है। हालांकि आकार कैसा भी रहे उससे हमको मतलब नहीं है। क्या ये रंग रूप चेंज हो रहा है? चलो एक बार और फाड़ देते हैं। ये फाड़ दिए, क्या इसका रंग रूप चेंज हुआ? नहीं हुआ चेंज। जब इसी कागज को हम जला दें तो क्या इसका रंग रूप चेंज होगा कि या नहीं होगा? चेंज हो जाएगा। जैसे ही बदला हुआ, इसमें अगर आग लगा दे और आग लगा कर इसे जलाए तो इसमें राख निकलेगा, धुआं निकलेगा, यानी कि तरह तरह की, यानी कि देखने को हमें मिलेगा कि धुआं है, भाप है, उसके बाद क्या कहते हैं? कालापन, राख मिलेगा। देखो, एक ही कागज है और कितना बदलाव हो गया। क्या इसमें परिवर्तन हुआ ना? तो इसलिए हम क्या कहते हैं इसे? रासायनिक परिवर्तन। ठीक। चलो अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं। अगला है कि अगला पढ़े थे हम लोग अभिकारक। क्या पढ़े थे? अभिकारक पढ़े थे, यही पढ़े थे ना। अभिकारक क्या होता है, इस चीज को हम देख लेते हैं। अभिकारक, क्या इसका परिभाषा कोई बता सकते हैं? अभिकारक का, अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। मतलब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। उसी के साथ है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नए पदार्थ बने हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रतिफल, यानी कि उत्पाद, यानी कि उत्पादक। जैसे कि अगर हम लेते हैं H+Cl, ये लिए Cl2 लिए, H+Cl2 लिए, ये रासायनिक अभिक्रिया है।
ये जो इसमें भाग ले रहा है रासायनिक अभिक्रिया में, यही कहलाता है अभिकारक। और इनसे जो जो नया पदार्थ बनेगा वो क्या कहलाएगा? जैसे कि HCl ये होगा ना, ये क्या बनाएगा? ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा प्रतिफल। क्या बनाएगा? ये प्रतिफल बनाएगा। ये क्या बनाएगा? प्रतिफल बनाएगा। ठीक, तो ये प्रतिफल हो गया, यानी कि उत्पादक हो गया, ये हो गया अभिकारक। ये दोनों के बारे में भी हम समझ लिया अच्छा से। चलो अगला स्टेप हम देखते हैं। अगला स्टेप देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के विशेषताएं, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के क्या क्या विशेषताएं हैं, उस चीज को हम देख लेते हैं। ठीक, चलिए अगला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं, यानी कि इसकी विशेषताएं क्या क्या है। पहला विशेषता है गैस की उत्पत्ति, दूसरा है रंग में परिवर्तन, तीसरा है ताप में परिवर्तन, चौथा है अवस्था में परिवर्तन, और पांचवा है अवक्षेपण का बनना। मतलब गैस की उत्पत्ति, अगर रासायनिक अभिक्रिया में कोई चीज परिवर्तन हो रहा है, अभी जस्ट हम लोग देखे कि अगर हम एक कागज को जलाए तो उसमें गैस भी निकलता है, एक धुआं निकलता है, परिवर्तन हुआ ना। दूसरा है कि रंग में परिवर्तन, उसका रंग भी चेंज हो जाता है। इनकी रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता यही है ना, उसके रंग में भी क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। देखते हैं कि अगर उसको हम जलाते हैं, कोई चीज़ को परिवर्तन करना है, अगर उसको परिवर्तन करना है तो उसका रंग भी बदल जाता है। उसमें गैस की उत्पत्ति भी होती है। एक ठो कागज एग्जाम्पल लिया जाए, एक कागज ले लो, उस कागज में आग लगाओ तो उसमें देखना, उसी में ये सारा चीज़ देखने को मिल जाएगा। उसी में ये सारा चीज़ देखने को मिल जाएगा। क्या क्या देखने को मिलेगा? गैस की उत्पत्ति होगा, क्योंकि परिवर्तन हुआ है ना, रासायनिक अभिक्रिया हुआ है ना। उसके बाद रंग में भी परिवर्तन होता है। तीसरा है कि ताप में भी परिवर्तन होता है। उसके बाद चौथा है अवस्था में परिवर्तन। उसके बाद है अवक्षेपण का बनना, मतलब देखता होगा कभी कभी अगर कोई चीज़ को हम जलाते हैं, उसमें जब परिवर्तन होता है तो थोड़ा थोड़ा काला कालापन दिखाई देता है ना, तो उसी को हम अवक्षेपण का बनना कहते हैं। मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता यही है। इसी सब को यानी कि यही सब चीज़ देखने को हम लोगों को मिलता है, तो यही है इसका विशेषताएं। चलो इसको नोट करो। नोट किया ये। चलो अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अगला टॉपिक है रासायनिक समीकरण। इससे पहले पढ़े रासायनिक अभिक्रिया, अब क्या पढ़ना है? रासायनिक समीकरण। तो चलिए देखते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। ठीक, चलिए अगला टॉपिक है आपका रासायनिक समीकरण। इसका दो परिभाषा है। दो परिभाषा है क्या? 3-4 परिभाषा इसका दे सकते हैं। इसका 3-4 परिभाषा दे सकते हैं। दो परिभाषा तो यही है ना कि सभी रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरणों के रूप में निरूपित होता है, बस वही रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। मान के चलिए कि जैसे कि यहाँ H2 और Cl2 है, ये तो रासायनिक अभिक्रिया है ना, रासायनिक अभिक्रिया है ना। ये जो बनेगा ये क्या बनेगा? 2HCl, यही बनेगा ना। अब ये जो बना है ये तो रासायनिक अभिक्रिया है कि नहीं है? जब ये रासायनिक अभिक्रिया है तो क्या कहा कि रासायनिक अभिक्रिया में ही भाग लेने वाले पदार्थ को हम क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण। इन्हीं को हम रासायनिक समीकरण कहेंगे। इन्हीं को हम क्या कहेंगे? रासायनिक समीकरण कहेंगे। अगला जो परिभाषा लिखा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में, यही रासायनिक अभिक्रिया है जी, है ना, में भाग लेने वाले पदार्थ के संकेतों एवं सूत्रों की। ये संकेतों एवं सूत्रों क्या होता है? देखो ये संकेत है ना, किसका संकेत है? ये हाइड्रोजन का। ये किसका संकेत है? किसका है? क्लोरीन का। वही कहा गया ना कि संकेतों एवं सूत्रों। ये सूत्र क्या होता है? मतलब कि जैसे हम लिखते हैं H2O, ये जल का सूत्र है। H2O ये किसका सूत्र है? जल का सूत्र है ना। ये जल का सूत्र है। ये भी तो आ सकता है ना, मतलब इसके समय ये भी तो आ सकता है ना, है? उसी तरह कहा गया कि या संकेत रहे या सूत्र रहे, इसी की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। हम जो रासायनिक अभिक्रिया लिखते हैं संकेत से दर्शाते हैं ना, संकेत से दर्शा करके, और उसके बाद क्या करते हैं, कभी कभी सूत्र भी, जैसे कि Cl है, क्लोरीन है ना,
जैसे कि H2 है, यानी कि ये हाइड्रोजन है ना, ये एक संकेत हुआ ना, किसका संकेत है? हाइड्रोजन का। ये किसका संकेत है? आइए एक फार्मूला बना के, किसका बनाइए? हाइड्रोक्लोराइड बना ना, यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड का। मतलब कि यही, इसी चीज को हम क्या कह सकते हैं? रासायनिक समीकरण। और एक और परिभाषा हो सकता है, एक और परिभाषा हो सकता है कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं प्रतिफल, जो हम बोल रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है ना? कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं प्रतिफल, ये दोनों के अनुसार संकेत एवं सूत्रों को दर्शाया जाता है। इन्हीं के तो हम रासायनिक समीकरण कहते हैं ना। यानी कि ये अभिकारक है ना, है नहीं? ये अभिकारक, बताइए, ये अभिकारक है ना। ये क्या हुआ जी? ये प्रतिफल हुआ ना, प्रतिफल। अभिकारक एवं प्रतिफल को भी हम रासायनिक समीकरण बोल सकते हैं। ऐसे भी परिभाषा लिख सकते हैं ना। अभिकारक यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक एवं प्रतिफल को ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या समझ में आया? ये दोनों रासायनिक समीकरण समझ में आ गया ना। उसी तरह अब अगला टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है कि रासायनिक समीकरण को नियम को लिखें। रासायनिक समीकरण को नियम को लिखे। अब ये रासायनिक समीकरण के नियम क्या होता है, इस चीज को हम देख लेते हैं कि रासायनिक समीकरण के नियम को लिखे। तो चलिए लिखिए कॉपी में कि रासायनिक समीकरण के नियम को लिखिए। आखिर इसका क्या क्या नियम है, लिखने का तरीका क्या है, लिखने का स्टाइल क्या है, लिखने का अनुभव क्या है, इस चीज को हम देखते हैं। तो लिखिए कॉपी में कि रासायनिक समीकरण के नियम को लिखे। ठीक, चलिए लिखा हुआ कि रासायनिक समीकरण के नियम को लिखे। मतलब ये रासायनिक समीकरण जो हम लिखते हैं उसमें क्या क्या नियम होना चाहिए, आखिर उसमें कौन कौन सी नियम है, ये चीज को समझेंगे। ठीक, तो लिखा हुआ है कि रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखने के लिए निम्नलिखित नियमों का पालन करना पड़ता है। निम्नलिखित नियमों का पालन करना पड़ता है कौन चीज लिखने के लिए? रासायनिक समीकरण लिखने के लिए। पहला देखो लिखा हुआ, पहला जो इसका नियम है कि अभिक्रिया के अभिकारकों को उनके संकेतों या अनुसूत्रों के पदों में समीकरणों के बाईं ओर लिखा जाता है। मतलब कि अभिक्रिया के अभिकारक में, मतलब एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे यहाँ A है, ये क्या है? A, और ये क्या है? B। ये है A, ये है B। तो ये अभी क्या है? अभिकारक है ना, अभिकारक है ना, ये अभिकारक है। इधर देते हैं C प्लस D, तो ये क्या बन गया? ये बन गया प्रतिफल। तो पहला नियम इसका है कि अभिक्रिया के अभिकारकों के उनके संकेतों या अनुसूत्रों के, मतलब ये संकेत और अनुसूत्रों के पदों में समीकरण के बाईं ओर, यानी कि इधर अभिकारक में बाईं ओर लिखा जाता है ना। अभिकारक में किस ओर लिखा जाता है? रासायनिक समीकरण को अभिकारक में किस ओर लिखा जाता है? बाईं ओर लिखा जाता है। दूसरा स्टेप है कि अभिकारक के सूत्रों के बीच धन मतलब प्लस दिया जाता है। यानी कि अभिकारक के सूत्रों के बीच, मतलब ये दोनों के बीच किस चीज का चिन्ह होता है? प्लस का चिन्ह होता है, यानी कि धन का चिन्ह होता है। लिखा हुआ है ना, ये नियम का भी ध्यान रखना होगा। पहला नियम का ध्यान क्या है कि जब भी हम अभिकारक में लिखेंगे समीकरण, लिखेंगे तो अभिकारक में किस ओर लिखा जाता है? बाईं ओर लिखा जाता है। और जब भी हम समीकरण लिखते हैं तो बीच में क्या रहता है? धन का चिन्ह रहता है। कौन सा चिन्ह रहता है? धन का है ना यहाँ पे। तीसरा स्टेप है कि अभिकारक के प्रतिफलों को उनके संकेतों या अनुसूत्रों के पदों में समीकरण के दाईं ओर लिखा जाता है। मतलब प्रतिफल समझ रहा है ना, यहाँ अभिकारक पूछा तो हम बाईं ओर लिखे, रासायनिक समीकरण को हम किस ओर लिखे? बाईं ओर लिखे। यहाँ प्रतिफल पूछ रहा था, यानी कि प्रतिफल किस ओर लिखा जाता है? दाईं ओर लिखा जाता है। वही लिखल है यहाँ पे जी, दाईं ओर लिखा जाता है। देखो ये क्या होता है? ये प्रतिफल है। ये क्या है जी मेरा? ये प्रतिफल है। ये क्या है? प्रतिफल है। और ये क्या है? अभिकारक। जब अभिकारक में पूछेगा रासायनिक समीकरण को किस ओर लिखा जाता है तो दाईं ओर, और प्रतिफल में रासायनिक समीकरण को किस ओर लिखा जाता है? बाईं ओर लिखा जाता है। अच्छा, समीकरण लिखने के लिए संकेतों या सूत्रों के बीच कौन सा चिन्ह रहता है? प्लस का चिन्ह रहता है, यानी कि धन का चिन्ह रहता है। अगला टॉपिक है अभिकारक एवं उत्पादक को एक तीर चिन्ह अलग अलग प्रदर्शित किया जाता है
यह तीर चिन्ह यह दिखाता है कि अभिक्रिया किस दिशा की ओर हो रही है। मतलब ये जो तीर का निशान है इसका मतलब क्या होता है, ये क्या बताता है हम लोगों को, ये क्या बताता है, यह यही बताता है कि किस और, यहाँ देखो लिखल है, चिन्ह यह दिखाता है कि अभिक्रिया की किस दिशा की ओर हो रही है। मतलब ये चिन्ह दिखाता है कि ये किस दिशा की ओर हो रही है अभिक्रिया, मतलब ये दाईं ओर हो रही है ना, ये दाईं ओर हो रही है ना अभिक्रिया। तो इसलिए इतना नियम का पालन, इतना नियम का ध्यान करना पड़ता है रासायनिक समीकरण लिखने के लिए। पहला, अगर अभिकारक में है, पहला नियम क्या है, अगर अभिकारक में है तो उसे हम संकेत या सूत्रों को दाईं ओर लिखते हैं। दूसरा में क्या है, संकेत या सूत्रों के बीच धन प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। तीसरा में क्या है, तीसरा में क्या है, प्रतिफल, प्रतिफल में दाईं के, यानी प्रतिफल जो होता है उसे रासायनिक समीकरण जो लिखते हैं तो प्रतिफल में दाईं की ओर लिखा जाता है। और चौथा कंडीशन में हम क्या पढ़े थे कि चौथा में क्या, अभिकारक के प्रतिफल, सॉरी पांचवा कंडीशन में हम क्या पढ़े थे, अभिकारक एवं उत्पादक के एक तीर चिन्ह अलग अलग प्रदर्शित किया जाता है। यह तीर चिन्ह यह दिखाता है कि अभिक्रिया किस दिशा में हो रही है। अभी तीर इधर इस तरफ है तो ये दिखा रहा है कि ये अभिक्रिया किस दिशा में हो रही है, ये दाईं ओर हो रही है। क्या किस दिशा में हो रही है, दाईं ओर हो रही है। यही है रासायनिक समीकरण के नियम। इतना नियम का पालन करना पड़ेगा तब जाकर के एक रासायनिक समीकरण बनता है। तो चलिए आप अगला टॉपिक है संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो चलिए कॉपी निकालिए और कॉपी में नोट कीजिए कि संतुलित समीकरण मतलब कि यहाँ एक चीज आ रहा है कि रासायनिक समीकरण दो प्रकार के, रासायनिक समीकरण दो प्रकार के, पहला संतुलित रासायनिक समीकरण, दूसरा असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो चलिए एक झलक उस पर भी देख लेते हैं, ठीक। चलिए अब रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं, पहला संतुलित रासायनिक समीकरण, दूसरा असंतुलित रासायनिक समीकरण। मतलब कि इसको अगर इंग्लिश में बात किया जाए तो संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं बैलेंस केमिकल एंड इक्वेशन, ठीक है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं। संतुलित असंतुलित किसका प्रकार है ये बताइए, रासायनिक समीकरण का ये प्रकार है। तो सबसे पहले हम संतुलित समीकरण के बारे में हम लोग जानेंगे, सीखेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। मतलब कि संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण की दोनों ओर, मतलब समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या समान होती है। मतलब वो समान होना चाहिए, उसी को हम क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण। और हम लोग संतुलित भी करने के लिए सीखेंगे, तो सबसे पहले इसका जो परिभाषा बताया है कि संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे में मान के चलिए कि यहाँ H2 प्लस का Cl2 ये होता है HCl। अच्छा सबसे पहले एक चीज बताइए कि क्या ये अभी समीकरण जो है ये रासायनिक समीकरण है ना, क्या ये रासायनिक समीकरण अभी संतुलित है या नहीं है? क्या ये रासायनिक समीकरण संतुलित है या नहीं है? ये रासायनिक समीकरण क्यों, दोनों ओर देखिए, इस ओर भी देखिए और इस ओर भी देखिए, क्या परमाणु संख्या समान है? मतलब इसका यह है कि H2 मतलब कि 2 H है, इधर देखिए कितना H है, 1 H है। यहाँ Cl वो 2 होगा, यहाँ पे सॉरी एक मिनट, यहाँ Cl2 मतलब यहाँ क्लोरीन कितना है, 2 है, लेकिन इधर क्लोरीन कितना है, 1 है। क्या ये संतुलित है? नहीं है। संतुलित होने के लिए क्या कहा गया कि दोनों ओर प्रत्येक तत्व की जो परमाणु संख्या होता है वो समान होना चाहिए। इसमें तत्व की संख्या 2 है तो इसमें 1 है, इसमें 2 है तो इसमें भी 1 है। क्या ये संतुलित रासायनिक समीकरण है? नहीं। अब इसको संतुलित करना है ना, अब इन्हें संतुलित करना है ना। संतुलित कैसे करेंगे तो हम देख लेते हैं। यहाँ हाइड्रोजन कितना है,
2 है, चलिए यहाँ हाइड्रोजन 2 है प्लस क्लोरीन कितना है 2 है। जब क्लोरीन 2 है तो अब देखिए अब हम यहाँ कितना लगाएंगे कि हाइड्रोजन 2 हो जाए और क्लोरीन भी 2 हो जाए। यहाँ हम 2 लगाते हैं, यहाँ हो जाएगा HCl। मतलब इसका डायरेक्शन, इसका मतलब होता है कि 2 हाइड्रोजन और 2 ये 2 जन ये दोनों के लिए है, ये दोनों के लिए है। इसलिए अब ये हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण। अब ये क्या हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण। अच्छा से सीखेंगे संतुलित करना, ठीक, समीकरण को संतुलित करना अच्छा से सीखेंगे। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं कि मान के चलिए कि जैसे कि अभी हम एक एग्जाम्पल यहाँ उठाते हैं, जैसे कि H2 प्लस में O2, H2 प्लस में O2। यहाँ एक और ले लेते हैं, यहाँ पे यहाँ दिखाई दे रहा है जी, ठीक है। यहाँ मतलब यहाँ यहीं आइए यहाँ। अच्छा क्या ये समझ में आया है? अब अगला देखिए, अगला मान लीजिए अगला अगर हम यहाँ लेते हैं H2, क्या लेते हैं H2 प्लस में O2, ये क्या बन जाएगा H2O, क्या बन जाएगा H2O। अच्छा एक चीज बताइए, क्या ये संतुलित रासायनिक समीकरण है या असंतुलित रासायनिक समीकरण है? बताइए, ये संतुलित रासायनिक समीकरण है या असंतुलित रासायनिक समीकरण है? ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है। क्यों है? क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, चलो ठीक है, ये तो ठीक है। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है। क्या ये समान है दोनों ओर? ये दोनों ओर समान है। ये जो तत्वों की, ये जो परमाणु के तत्वों की संख्या ये समान है, समान करना पड़ेगा ना। तो आप बताइए कि अब हम यहाँ कितना रखेंगे ताकि 2 पर पुर जाए ऑक्सीजन? कितना रखेंगे? दिमाग लगा के बोलिए, यहाँ कितना रखेंगे? क्या यहाँ रखने से काम चलेगा? यहाँ ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो आप बताइए आप कितना रखेंगे यहाँ पे ताकि ये संतुलित हो जाए। तो अब देख लेते हैं कि H2 ये तो है, ये है, ऑक्सीजन में क्या है 2 है। अच्छा अब यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ 2 लगा देंगे क्योंकि ऑक्सीजन 2 है ना। जब ऑक्सीजन 2 है तो हमको 2 पुराना पड़ेगा ना, तो 2 ही लगाना, 2 ही से गुना करना पड़ेगा ना, 2 से ही गुना करना। अगर 3 रहता ऑक्सीजन तो यहाँ हमको 3 से गुना करना पड़ता। अगर 4 रहता तो कितना से गुना करना पड़ता? 4। लेकिन यहाँ देखो मामला कुछ गड़बड़ होने वाला है। अब यहाँ 2H2O। अब हम मिलाते हैं, हाइड्रोजन कितना है 2, इधर हाइड्रोजन कितना हुआ 4 हो गया, क्योंकि 2 ये तो है, ये तो दोनों के लिए काम आता है ना। अभी जस्ट हम बताए हैं आप लोगों को कि ये दोनों के लिए काम आता है। मतलब 2 हाइड्रोजन यहाँ है, 2 यहाँ है। हाइड्रोजन आप कितना हो गया 4। ऑक्सीजन कितना हो गया 2। चलिए अब ये बार ऑक्सीजन मिल गया तो हाइड्रोजन पगला गया। जब ऑक्सीजन को 2 दिए तो हाइड्रोजन पगला गया। हाइड्रोजन कहा कि नहीं हम 4 हो जाएंगे तब है, तो ये 4 हो गया। अब क्या करना पड़ेगा, हमको 4 तो भी पुराना पड़ेगा ना, हाइड्रोजन भी 4 पुराना पड़ेगा ना। लेकिन हाइड्रोजन है कितना 2। अब बताओ अब यहाँ हम कितना लगाएंगे ताकि 4 पुर जाए? यहाँ क्या गुना यहाँ करेंगे? नहीं, ये गलत है। जब भी गुना करना यहाँ होता है गुना। तो अब यहाँ हम क्या लगाएंगे कि हाइड्रोजन भी 4 पुर जाए? 2। अब हम देखते हैं 2 दूना 4। हाइड्रोजन कितना हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया? इधर देखिए हाइड्रोजन कितना है 2 दूना 4 और ऑक्सीजन कितना है 2। ये 2 है ना। क्या दोनों समान हुआ? दोनों समान हुआ। क्या संतुलित हुआ? समझ में आया है? तो चलिए आज का क्लास इतना ही। अब आगे की क्लास नेक्स्ट क्लास में होगी और उस क्लास में सिर्फ सीखेंगे समीकरण को संतुलित करना, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना हम सीखेंगे उस क्लास में। सिर्फ वही अब की बार जो वीडियो बनेगा, अब की बार जो क्लास होगा, सिर्फ उसमें कौन सा टॉपिक रहेगा? संतुलित समीकरण से टॉपिक रहेगा। किस समीकरण से रहेगा? संतुलित समीकरण से टॉपिक रहेगा। यानी कि हम लोग सीखेंगे कि संतुलित कैसे किया जाता है। क्या कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया? तो चलिए आज के लिए इतना ही, आज इतना ही और आगे क्लास होगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक।